हेलो फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट। बायो स्टैटिस्टिक एंड रिसर्च मेथोलॉजी जिसका कि सब्जेक्ट कोड BP801T है, उसके यूनिट 2 में अभी हम लोग प्रोबेबिलिटी चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले के वीडियोस में हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात कर लिया है। आज हम लोग इसके एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है उसको यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, फार्मूले को देखेंगे और इसके कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, जैसे कि इसका कॉन्सेप्ट आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। मेरा नाम है डॉक्टर महंताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं तो इसके पहले हम लोगों ने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के इंट्रोडक्शन, फार्मूले और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लिया है। तो वो वीडियो अगर आपसे मिस हो गए हैं तो उसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप उसको भी देख सकते हैं। और इस सब्जेक्ट के इसके पहले के जितने भी टॉपिक्स हैं जो कि हम कंप्लीट कर चुके हैं उनकी भी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप उनको भी देख सकते हैं। आज हम लोग यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को बहुत आसान तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को देखें तो जैसा कि नाम से इंडिकेटेड है, नॉर्मल मतलब अगर कोई एक्टिविटी नॉर्मली हो रही है और उससे अगर हम लोग कोई डिस्ट्रीब्यूशन को प्रिपेयर करते हैं तो वो हमारा सिंपली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे कहलाता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो क्या है, द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज ए टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फॉर कंटिन्यूअस डाटा दैट अकर्स फ्रीक्वेंटली इन प्रैक्टिस। तो अगर कोई एक्टिविटी है और वो फ्रीक्वेंटली अगर हो रही है तो उसके कंटिन्यूअस डाटा से जो हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन को प्रिपेयर करते हैं उसी को हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से इंडिकेट करते हैं। तो आइए इसको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग समझते हैं, जिससे कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाए कि आखिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन किस बला का नाम है। तो अगर हम लोग सिंपली देखें तो अगर कोई एक मशीन है वो किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रही है, तो वो जिस प्रोडक्ट को बना रही है उसके क्या क्या वेट वो प्रोड्यूस कर रही है, अरे प्रोडक्ट का क्या वेट है, अगर उसको यूज करके हम लोग एक डिस्ट्रीब्यूशन को प्रिपेयर करते हैं तो उसी को हम लोग सिंपली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से इंडिकेट करते हैं। लाइक अगर मैं एक एग्जाम्पल लूँ कि अगर कोई एक टेबलेट पंचिंग मशीन है और वो 500 mg हमने उसमें सेट कर रखा है कि वो 500 mg की टेबलेट को प्रोड्यूस करेगी, तो ऐसा तो नहीं होगा कि वो हर एक जो टेबलेट है वो एग्जैक्टली 500 mg प्रोड्यूस करे। वो हो सकता है कि उसकी जो रेंज है वो 590 वो आपका 490 mg से लेकर के, और हो सकता है वो 510 mg के बीच की टेबलेट को प्रिपेयर कर रही है। तो इस कंडीशन में अब अगर हमें इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करना है कि 502 mg से लेकर के 505 mg की जो टेबलेट है उनको प्रोड्यूस होने की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो उस कंडीशन में या उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो उस कंडीशन में अगर हमें इस तरीके का रेंज क्वेश्चन में दिया गया है तो हम लोग यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मूले को यूज करते हैं। अगर यहाँ पे सिंपली क्वेश्चन में ये दिया गया होता कि 502 mg की जो टेबलेट है उसको प्रोड्यूस होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, केवल एक ही हमें मात्रा दी गई होती, तब हम लोग या तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के फार्मूले को यूज कर लेते या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के फार्मूले को या हम लोग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के फार्मूले को यूज कर लेते। लेकिन अगर हमें इस तरीके का रेंज क्वेश्चन में दिया हुआ हो तो उस कंडीशन में हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के फार्मूले को यूज करते हैं। अब अक्सर स्टूडेंट क्लास में ये भी क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं कि सर इन तीनों में डिफरेंस क्या है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। तो आइए थोड़ा सा इसको जल्दी से शॉर्ट में बात कर लेते हैं। तो एक हमारा क्या है, बाइनोमियल है, और उसके बाद में जो दूसरा है वो है पॉइजन, और तीन प्रकार के ही होते हैं। एक हमारा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर हम लोग यहाँ पे सिंपली बात करें तो अगर जो हमारा डाटा है वो डिस्क्रीट है तो उस कंडीशन में हम लोग या तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के फार्मूले को यूज़ करते हैं या पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के फार्मूले को यूज़ करते हैं। लेकिन हमारा अगर जो डाटा है वो जो है कॉन्टिन्यूअस है तो उस कंडीशन में हम लोग यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के फार्मूले को यूज़ करते हैं। और अब अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे ये क्वेश्चन करते हैं कि सर अब ये बताइए कि अगर डिस्क्रीट डाटा है तो हम बाइनोमियल को कब यूज़ करेंगे और जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम लोग कब यूज़ करेंगे। तो अगर हमारा जो डिस्क्रीट डाटा है उसमें नंबर ऑफ जो हमारे ट्रायल्स हैं वो अगर
कम है, जो n की वैल्यू है अगर वो कम है, अगर कोई 2 कॉइन है, 3 कॉइन है, उनको हम लोग 5 बार, 10 बार, 15 बार, 20 बार अगर टॉस करते हैं और हम वहाँ पे इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं कि जो दोनों कॉइन्स हैं उनमें एक साथ हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, उनमें एक साथ टेल आने की क्या जो है प्रोबेबिलिटी है, एक पे हेड आने की और दूसरे पे टेल आने की क्या एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है। तो उस कंडीशन में जब नंबर ऑफ ट्रायल्स कम होते हैं तो हम लोग यहाँ पे जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है उसके फार्मूले को यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हमारे जो नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं वो अगर काफ़ी ज़्यादा होते हैं तो उस कंडीशन में हम लोग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के फार्मूले को यूज़ करते हैं कि अगर 3 कॉइन है और उनको एक साथ जो है 3000 बार टॉस किया जा रहा है तो उस कंडीशन में तीनों पे हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो अब जो हमारे नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं वो अगर काफ़ी ज़्यादा हैं तो उस कंडीशन में हम लोग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के फार्मूले को जो है यूज़ करते हैं। उसके साथ साथ में अगर हमारा जो सक्सेस है उसके होने की जो चांसेस हैं वो अगर ज़्यादा हैं तो उस कंडीशन में हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के फार्मूले को यूज़ करते हैं। और अगर हमारे जो सक्सेस है उसके होने के जो चांसेस हैं वो काफ़ी कम है तो उस कंडीशन में हम लोग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के फार्मूले को यूज़ करते हैं। तो अगर डिस्क्रीट डाटा है तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन या पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला यूज़ होगा। नंबर ऑफ ट्रायल्स अगर कम है तो उस कंडीशन में बाइनोमियल जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूज़ होगा। नंबर ऑफ ट्रायल्स अगर ज़्यादा है तो उस कंडीशन में हम लोग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के फार्मूले को यूज़ करते हैं। लेकिन जो हमारा वहाँ पे अगर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंटिन्यूस डाटा से अगर प्रिपेयर किया गया है, कोई एक्टिविटी लगातार हो रही है और उससे हम लोग अगर डाटा को प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो फिर हमारा यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के फार्मूले को हम लोग यूज़ करते हैं। तो आई थिंक सो ये आप लोगों को कुछ हद तक क्लियर हुआ होगा। उसके साथ में एक और एग्जांपल है कि एक कोई हमारा पर्टिकुलर प्लेस है, अगर वहाँ पे कोई जो पीपल्स आ रहे हैं या वहाँ पे एनिमल्स आ रहे हैं तो उनकी अगर हाइट का हम लोग एक लगातार डाटा कंटिन्यूस डाटा प्रोड्यूस करते हैं और उसमें एक निश्चित रेंज के हाइट के होने की प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के फार्मूले को यूज़ करते हैं। अगर कोई एक स्टैंडर्ड जॉब है, एक जो है वो निश्चित जॉब है कि इतना ही करना है, अलग अलग लोग अगर उसको कर रहे हैं तो उनको उसको कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है, उससे अगर हम लोग कोई डाटा को प्रिपेयर करते हैं तो वो भी हमारा एक प्रकार का कंटिन्यूस डाटा वहाँ पे कहलाएगा। और उससे जो डिस्ट्रीब्यूशन प्रिपेयर होगा या उसकी जो प्रोबेबिलिटी है अगर कैलकुलेट करनी है तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के फार्मूले को हम लोग यूज़ करेंगे। तो आई थिंक सो ये तो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आइए हम लोग थोड़ा सा फार्मूले के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर एक कोई रैंडम वेरिएबल है x है तो वो उस कंडीशन में ही नॉर्मल जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहलाएगा जब हमें उसके दो पैरामीटर नोन हो। जो पहला पैरामीटर है वो क्या है, दैट इज द म्यू जो कि मीन कहलाता है, और दूसरा है यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर जिसको हम लोग वेरिएंस के नाम से इंडिकेट करते हैं। तो जो हमारा जो x वेरिएबल है वो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल उसी कंडीशन में होगा जब हमें ये दोनों पैरामीटर नोन हो, क्योंकि इन्हीं को यूज़ करके आगे हम लोग कैलकुलेशन को सॉल्व करते हैं, अपनी कैलकुलेशन को परफॉर्म करते हैं। अब अक्सर एग्जाम में 2 नंबर में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, जिसको हम लोग एफ एक्स से इंडिकेट करते हैं। तो ये फार्मूला देख के बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, इसको हम लोग आगे कैलकुलेशन में यूज़ नहीं करेंगे। अक्सर ये केवल 2 नंबर में आता है तो इस फार्मूले को थोड़ा सा अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो फंक्शन है उसका जो फार्मूला है वो क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन जो है सिग्मा अंडर रूट 2 पाई ई की पावर माइनस इन ब्रैकेट एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर। तो ये हमारा इसका यहाँ पे फार्मूला है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। और ये फार्मूला कब कब अप्लीकेबल होता है, तो इसमें जो x है हमारा वो बेसिकली जो हमारा यहाँ वेरिएबल है, अगर वो माइनस इनफाइनाइट से ज़्यादा हो और प्लस इनफाइनाइट से अगर वो कम है तो उस कंडीशन में ही हम लोग ये फार्मूला यूज़ करते हैं। उसके बाद में जो म्यू है, जो मीन है, वो अगर माइनस इनफाइनाइट से ज़्यादा होगा और वो प्लस इनफाइनाइट से अगर कम होगा तो उस कंडीशन में ये फार्मूला यूज़ होगा। और जो हमारा यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन है जो कि हमारा सिग्मा कहलाता है, अगर वो यहाँ पे 0 से ज़्यादा होगा, 0 या उससे कम नहीं होगा, 0 से ज़्यादा होगा, तभी हम लोग इस फार्मूले को यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो ये फार्मूला अच्छे से याद कर लीजिएगा, एग्जाम में 2 नंबर में ये आपसे पूछा जाएगा। तो आपको सिंपली एज इट इज़ इसी फार्मूले को राइट डाउन कर देना है। अब आइए हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के थोड़ा हिस्ट्री के बारे में
बात कर लेते हैं। तो जो हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसको पहली बार किसके द्वारा डिस्कवर्ड किया गया था? तो एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे जिनका कि नाम था डी जो है मोवियर। इन्होंने 1733 में इसको पहली बार डिस्कवर किया था और इसको हम लोग यहाँ पे जो हमारा गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन है उसके नाम से भी सिंपली जानते हैं। इसको जो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी कहा जाता है। तो इसको अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा। अब अगर हम लोग देखें कि ये जो हमारा यहाँ पे था प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, उसको अगर यूज करके हम लोग एक ग्राफ को अगर प्लॉट करते हैं जो कि हमारा नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व कहलाता है, तो हमें एक यहाँ पे बेल शेप का जो ग्राफ है वो देखने को मिलता है। मतलब कि ये जो जो हमारे मंदिरों वगैरह में घंटा रहता है, जो उसका शेप तो आप लोगों ने वो देखा ही होगा। अगर हम लोग सिंपली बेल के बारे में बात करते हैं तो उसका जो शेप है वो किस तरीके का होता है, वो इस तरीके का होता है। और यहाँ पे अगर हम लोग उसको 20 से हैंग करते हैं तो दोनों साइड का वेट इक्वल होता है। ऐसे ही ये हमारा एक प्रकार का बेल शेप का जो कर्व है वो यहाँ पे होता है, जो कि हम लोग एफ एक्स जो कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है उसके थ्रू यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। और इसमें जो हमारा एक्स है जो कि यहाँ पे म्यू के इक्वल होता है, वो बेसिकली यहाँ पे बीच में हमें देखने को मिलता है एट द जो सेंटर है। और ये जो हमारी है म्यू की लाइन वो बेसिकली ग्राफ को दो इक्वल पोर्शन में हमें डिवाइड करते हुए देखने को मिलती है। और ये जो हमारा ग्राफ है वो बेसिकली यहाँ पे नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व कहलाता है। हाँ, तो जैसा कि हम लोगों ने इसके थोड़ी देर पहले कहा कि इसके पहले का जो फार्मूला था वो हमें आगे कैलकुलेशन में यूज़ नहीं करना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो x की वैल्यू वहाँ पे है fx की वैल्यू है उसको हम लोग z में कन्वर्ट कर देते हैं और इसको हम लोग फिर स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से इंडिकेट करते हैं। तो अगर जो हमारा यहाँ पे x है और उसमें जो हमारे नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं वो अगर n है और उसका मीन म्यू है और उसके साथ में उसका जो वेरिएंस है वो सिग्मा स्क्वायर है, तो उस कंडीशन में हम लोग इसका स्टैंडर्ड जो हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें z को कैलकुलेट करने के लिए इस फार्मूले को यूज़ करते हैं, जो कि x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा ये फार्मूला है। तो इस फार्मूले को अच्छे से याद कर लीजिएगा। आगे कैलकुलेशन में हम लोग इसी फार्मूले को बेसिकली जो है यूज़ करेंगे। तो ये तो हमारा एक काफ़ी सिंपल सा फार्मूला है जो आप लोगों को आसानी से याद हो जाएगा और हम लोग आगे इसको यूज़ करके कैलकुलेशन को भी अच्छे से परफॉर्म कर लेंगे। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो अगर हमारा जो यहाँ पे है स्टैंडर्ड जो नॉर्मल वेरिएट जो कि z है वो है, और अगर इसका जो मीन है वो अगर जो म्यू है वो 0 है और स्टैंडर्ड जो डिविएशन सिग्मा है वो अगर 1 होता है, तो उस कंडीशन में हमारे जो इसके पहले की जो इक्वेशन थी ये वाली इक्वेशन, तो इसको अगर हम लोग जो हमारा यहाँ पे म्यू है उसके प्लेस पे अगर 0 कर दें और जो हमारा सिग्मा है उसके प्लेस पे अगर 1 कर देंगे, तब हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, तो ये जो हमारा सिग्मा है ये भी 1 हो जाएगा। उसके बाद में x के प्लेस पे z आ जाएगा, उसके बाद में यहाँ पे भी x के प्लेस पे z हो जाएगा और जो म्यू है वो यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो ये हट जाएगा। तो अब हमारी इक्वेशन अगर हम लोग सिंपली देखें तो क्या हो जाएगी, एफ जेड इज इक्वल टू 1/√2 पाई ई की पावर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 2 हमारी यहाँ पे इक्वेशन हो जाएगी। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे इस इक्वेशन को देखें तो ये इक्वेशन हमारी हमने इसके पहले भी जो कहा वैसी ही है, एफ जेड इज इक्वल टू 1/√2 पाई ई की पावर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 2 हमारी ये यहाँ पे इक्वेशन हो गई। और इसमें जो जेड है वो माइनस इनफाइनाइट से ज़्यादा और प्लस इनफाइनाइट से कम की वैल्यू यहाँ पे होनी चाहिए। अब अगर हम लोग इसके थ्रू एक जो कर्व है उसको प्लॉट करते हैं तो उसको फिर हम लोग स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व के नाम से सिंपली इंडिकेट करते हैं। तो इसकी भी प्रॉपर्टीज़ को देखें तो ये हमारा सेम जो यहाँ पे इसके पहले हम लोगों ने कर्व देखा था जो कि था नॉर्मल कर्व, उसी की तरह ही एक बेल शेप का ये भी जो है कर्व को फॉर्म करता है अगर हम लोग एफ एक्स को यूज़ करके एक कर्व को फॉर्म करते हैं। तो अब आइए हम लोग ये जो कर्व है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में जो नॉर्मल कर्व है उस पर क्वेश्चन आता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं। तो ये कर्व अच्छे से याद कर लीजिएगा, इसको प्लॉट करने की एक दो बार प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिएगा। अब अगर हम लोग ये जो कर्व है उसको देखें तो इसको हम लोग जो नॉर्मल कर्व है उसके नाम से इंडिकेट करते हैं। इसका जो शेप है वो यहाँ पे बेल शेप का होता है। इसमें जो ये बीच की लाइन है वो बेसिकली जो मीन है हमारे
ओवरऑल डाटा का वो यहाँ पे है, जो कि इस कर्व को दो इक्वल पार्ट में सिंपली डिवाइड करती है। अगर हम ये माने कि ये जो हमारा टोटल कर्व है उसका एरिया अगर 1 है, तो उस कंडीशन में जब ये आधा आधा दोनों तरफ बांटेगा तो एक साइड का एरिया 0.5 हो जाएगा और इस साइड का भी एरिया हमारा यहाँ पे 0.5 हो जाएगा। तो आइए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को हम लोग देख लेते हैं। तो जो सबसे पहली प्रॉपर्टीज है कि ये एक बेल शेप का जो कर्व है वो यहाँ पे होता है, और इस प्लेस पे जो हमारा बेल है उसका जो टॉप होता है वो बेसिकली जो मीन है जो है उसके डायरेक्टली ऊपर होता है। तो यहाँ पे जो हमारा ये बेल शेप का कर्व है, और इसका जो हमारा टॉप होता है, ये जो टॉप है वो बेसिकली इसके जो मीन है उसके जो है डायरेक्टली ऊपर हमें यहाँ पे देखने को प्राप्त होता है। उसके बाद में इसकी जो अगली प्रॉपर्टी है वो क्या है, ये हमारा क्या है, द कर्व इज वो सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन x इज इक्वल टू म्यू, एंड द यहाँ पे क्या है, x इज जो है यहाँ पे ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट, एंड x इज लेस देन आर इक्वल टू x। तो यहाँ पे हम लोग अगर सिंपली बात करें तो बेसिकली जो ये हमारा यहाँ पे कर्व है वो जो ये लाइन है हमारी मीन की लाइन है उससे यहाँ पे सिमेट्रिक होता है। मतलब दोनों साइड का जो यहाँ पे हमारा एरिया हो गया या स्ट्रक्चर हो गया वो हमें समान देखने को प्राप्त होता है, वो एक दूसरे के सिमेट्रिक होता है। उसके बाद में जो अगली प्रॉपर्टी क्या है, द मीन मीडियन मोड कोइंसिड एट द x इज इक्वल टू म्यू। तो जो हमारा ये जो ओवरऑल डाटा है उसका चाहे हम मीन कैलकुलेट करें, चाहे मॉड कैलकुलेट करें या मीडियन कैलकुलेट करें, वो बेसिकली यहाँ पे x इज इक्वल टू जो म्यू है उसी पे हमें आते हुए देखने को मिलता है। यहाँ मीन भी यूज किया जा सकता है, मीडियन भी यूज किया जा सकता है और मॉड भी इसमें यूज किया जा सकता है। उसके बाद में जो अगली प्रॉपर्टी है वो क्या है, एक्स एक्सिस पे अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये बेसिकली जो कर्व है वो यहाँ पे हमारा असमटेट होता है। असमटेट का क्या मतलब हुआ, एक्स एक्सिस पे ये कर्व हमारा कभी भी आके मिलता नहीं है, ये इसके साथ साथ में इनफाइनाइट तक दोनों साइड ट्रेवल करेगा, लेकिन ये इससे आके टच नहीं होगा, इससे आके यहाँ पे क्रॉस नहीं करेगा या इसको यहाँ पे टच नहीं करेगा। तो ये एक दूसरे से इनफाइनाइट तक मिलते नहीं है। उसके बाद में जो अगली प्रॉपर्टी है, द टोटल एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व इज इक्वल टू 1। तो ये जो हमारा यहाँ पे नॉर्मल कर्व है इसका जो टोटल एरिया हमारा है वो 1 के इक्वल होता है, और जब ये जो मीन की लाइन है उसको दो पार्ट में डिवाइड करती है इक्वल पार्ट में, तो एक साइड का एरिया 0.5 होता है और दूसरे साइड का भी एरिया हमारा 0.5 होता है। तो ये हमारे इसकी कुछ जो प्रॉपर्टीज हैं वो यहाँ पे हैं। एक प्रॉपर्टी और है उसको भी हम लोग यहाँ पे साथ साथ में ही देख लेते हैं। तो जो अगली प्रॉपर्टी है वो क्या है कि जो इसमें हमारा है सिग्मा माइनस म्यू और सिग्मा प्लस म्यू के बीच का जो एरिया है वो बेसिकली हमारे ओवरऑल एरिया का 68% होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये क्या है, ये है हमारा सिग्मा माइनस ये है हमारा म्यू माइनस जो सिग्मा, और ये म्यू प्लस सिग्मा है, और इसके बीच का इतना एरिया जहाँ पे मैंने कोई भी लाइन ड्रॉ नहीं की है, ये टोटल हमारा लगभग 68.27 या 68% के इक्वल होता है। उसके बाद में जो हमारा यहाँ पे अगला पोर्शन है जो कि है हमारा म्यू माइनस टू जो है 2 सिग्मा और म्यू प्लस 2 सिग्मा, उसके बीच का जो एरिया है वो लगभग ओवरऑल एरिया का 95% 95.5% के आसपास होता है। तो यहाँ पे जो हमारा म्यू माइनस 2 सिग्मा है और ये म्यू प्लस 2 सिग्मा है, इतने के बीच का जो ओवरऑल हमारा एरिया है वो यहाँ पे लगभग 95.5% का यहाँ पे होता है। और उसके बाद में अगर हम लोग जो हमारा म्यू माइनस 3 जो सिग्मा है और म्यू प्लस 3 सिग्मा है उसके बीच के एरिया को देखें तो वो लगभग हमारे टोटल एरिया का 99.7% यहाँ पे होता है। तो ये जो हमारा म्यू माइनस 3 सिग्मा है और म्यू प्लस 3 सिग्मा है उसके बीच का जो इतना एरिया है हमारा वो बेसिकली यहाँ पे हमारा 99.7% ओवरऑल जो कर्व है उसके जो एरिया है उसका यहाँ पे होता है। तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इस कर्व की, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा और कर्व का जो डायग्राम है उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा एक बार।
फिर से देख लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में अक्सर ये क्वेश्चन आता है और अगर थोड़ा भी कन्फ्यूज़न आपको होगा तो आप इसको अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो ये जो डायग्राम है उसको पहले अच्छे से याद कर लीजिएगा। बीच में x इज इक्वल टू जो म्यू है वो यहाँ पे है, इस प्लेस पे म्यू जो है माइनस सिग्मा है, यहाँ पे म्यू प्लस सिग्मा है, यहाँ पे है म्यू -2 सिग्मा है, यहाँ पे म्यू +2 जो सिग्मा है वो यहाँ पे है, ये म्यू -3 सिग्मा है, ये म्यू +3 सिग्मा है। तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसमें जो पहली प्रॉपर्टी है कि ये जो कर्व है वो बेल शेप का होता है, और जो हमारे डाटा का मीन होता है वो हमारे जो बेल का टॉप है वहाँ पे हमें जो है डायरेक्टेड यहाँ पे देखने को मिलता है। जो टॉप है वो बेसिकली मीन के ऊपर ही होता है। उसके बाद में जो इसकी अगली प्रॉपर्टी है कि जो हमारा कर्व है वो बेसिकली यहाँ पे सिमेट्रिकल होता है। जो x इज इक्वल टू म्यू की लाइन है उसके मतलब कि ये जो हमारा लाइन है उसके इस साइड का जो भाग है और इस साइड का भाग है वो समान ही होते हैं, एक दूसरे के यहाँ पे सिमेट्रिकल होते हैं। उसके बाद में जो अगली प्रॉपर्टी है कि जो हमारा x इज इक्वल टू म्यू है वहाँ पे हम लोग मीन, मीडियन या मॉड जो है तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। जो x एक्सिस है वो हमारा जो कर्व है वहाँ पे असमटेट होता है, मतलब ये इसको जो हमारा कर्व है वो एक्सिस को इनफाइनाइट तक कहीं भी टच नहीं करता है दोनों साइड। उसके साथ साथ में जो हमारा जो है जो कर्व है उसका टोटल जो एरिया है वो बेसिकली यहाँ पे 1 के इक्वल होता है। हमारा जो ये कर्व है उसका जो टोटल एरिया है वो 1 के इक्वल होता है। ये इसको 20 से बांटता है तो एक साइड 0.5 होता है, दूसरे साइड भी हमारा जो है 0.5 होता है। और उसके साथ साथ में जो हमारा यहाँ पे है जो जो अलग अलग एरिया है उनको भी अच्छे से याद कर लीजिएगा कि वो यहाँ पे कितने कितने % होते हैं। तो इस तरीके से आप इसको याद कर लीजिएगा। अब आइए हम लोग कुछ थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स की ओर मूव करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम लोग अपने डाटा पे किस तरीके से फिट करते हैं। तो इसके दो फॉर्मूले हैं। पहला हमारा जो है मेथड ऑफ ऑर्डिनेट कहलाता है और दूसरा हमारा मेथड ऑफ एरिया कहलाता है। और इन दोनों मेथड को यूज करके हम लोग यहाँ पे अपने जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उस पे अपनी इक्वेशन को फिट कर सकते हैं। तो आइए एक एक करके इन दोनों को देख लेते हैं कि किस तरीके से इनको सॉल्व करते हैं और न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला है दैट इज द मेथड ऑफ ऑर्डिनेट फॉर फिटिंग ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले हम लोग जो ऑर्डिनेट वाला मेथड है उसको देख लेते हैं, उसके स्टेप्स को सबसे पहले देख लेते हैं। जब हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे तो ये सारे स्टेप्स आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या कैलकुलेट करते हैं, n इंटू एच अपॉन सिग्मा को कैलकुलेट करते हैं। इसमें जो h है वो हमारा जो क्लास इंटरवल डाटा में है उसकी हाइट h होता है। उसके बाद में जो हमारा यहाँ पे अगला स्टेप है वो क्या है, जो भी क्लास इंटरवल है उसकी जो मिड वैल्यू है उसको हम लोग एज ए x राइट डाउन कर लेते हैं। उसके बाद में फिर हम लोग जो z है उसको कैलकुलेट करते हैं। व्हाट इज द z, z इज इक्वल टू x माइनस म्यू अपॉन जो सिग्मा है, इस फार्मूले को यूज करके हम लोग z को यूज कर लेते हैं। यहाँ पे जो म्यू है वो मीन कहलाता है और जो सिग्मा है वो स्टैंडर्ड डिविएशन कहलाता है। और x की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी गई होती है, पूछी जाती है। उसके बाद में जो हमारा यहाँ पे अगला स्टेप है वो क्या है, राइट द वैल्यू ऑफ द ऑर्डिनेट जो करस्पॉन्डिंग टू द वैल्यू ऑफ जेड फ्रॉम द टेबल ऑफ ऑर्डिनेट। तो इसके लिए हम लोग एक ऑर्डिनेट की जो हमारी ये एक जो टेबल होती है उसको यूज करते हैं और जो भी जेड की वैल्यू आई है उसमें उसको यूज करके हम लोग यहाँ पे ऑर्डिनेट की जो वैल्यूज हैं उनको हम लोग राइट डाउन कर लेते हैं। किस तरीके से करते हैं वो अभी हम लोग बहुत आसान तरीके से आगे समझेंगे। और उसके बाद जो अंतिम स्टेप है वो क्या है कि जो भी हमारा इसके पहले का स्टेप है, स्टेप नंबर 4, उसमें जो वैल्यू आती है उसको फिर हम लोग n इंटू एच अपॉन सिग्मा से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर वहाँ पे हम लोग जो हमारा जो जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको फिर हाइट के अनुसार फिट करते हैं, हाइट को फाइंड आउट करते हैं और उससे फिर उसके ऊपर उसको फिट करते हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब आपको ये सारे स्टेप्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो जो सबसे पहला एग्जाम्पल है वो क्या है, फिट ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टू द फॉलोइंग डाटा। यहाँ पे एक हमें डाटा दिया गया है और उसके ऊपर हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फिट करना है। तो आइए अगर हम यहाँ पे जो सिंपल हमारा डाटा है अगर उसको लें तो यहाँ पे अभी जो इतनी वैल्यूज़ है उनको हम लोग
जो है छुपा देते हैं, हमें क्वेश्चन में केवल इतना दिया गया होगा। तो यहाँ पे क्लास दिया गया है और फ्रीक्वेंसी दी गई है। ये क्या है, 42.5 से 47.5 के बीच में जीरो फ्रीक्वेंसी है, 47.5 से 52.5 के बीच की दो फ्रीक्वेंसी है। इस तरीके से ये हमारी जो फ्रीक्वेंसीज यहाँ पे हैं, और एट द लास्ट यहाँ पे जो 97.5 से 102.5 के बीच की फ्रीक्वेंसी कितनी है, यहाँ पे जीरो है। तो सबसे पहले हमें मीन की वैल्यू को, जो हमारी मिड वैल्यू है, उसको कैलकुलेट करना है। तो मिड वैल्यू क्या होगी, तो 42.5 से 47.5 के बीच की वैल्यू को हम लोग मिड वैल्यू बोलते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, इसके लिए ये 50 हो जाएगा, इसके लिए 55, फिर 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 यहाँ पे आ जाएगा। अब हमें जो है क्या चाहिए, अगर जेड की वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो हमें मीन की रिक्वायरमेंट होगी। तो सबसे पहले हम लोग मीन या म्यू को कैलकुलेट करेंगे, और इसको हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं वो हम लोग अरिथमेटिक मीन में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो वहाँ पे जाके आप अच्छे से इसको क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक इनमें से कोई भी एक वैल्यू को अज्यूम्ड मीन मान लेते हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि ये जो 70 है वो यहाँ पे हमारे लिए अज्यूम्ड मीन है। तो अब हमें इसको यूज करके जो डी की वैल्यू है उसको कैलकुलेट करना है। तो अब क्या हो जाएगा, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस जो है 70 अपॉन 5। 5 क्या है, 5 यहाँ पे क्लास इंटरवल है। अगर हम लोग 47.5 में से 42.5 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो ये हमारा यहाँ पे फार्मूला हो गया, एक्स की वैल्यू ये हमारी है। तो अब क्या हो जाएगा, 45 माइनस 70 अपॉन 5। तो अब अगर हम लोग 45 में से 70 को माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। माइनस 25 बटे 5 इज इक्वल टू -5 की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद में यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अगले में आते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 50 माइनस हो जाएगा 70 अपॉन 5। तो ये कितना आ जाएगा, -20 आ जाएगा। -20 अपॉन 5 इज इक्वल टू -4। इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते जाएंगे। तो फिर -3 आएगा, -2 आएगा, -1 आएगा, 0 आएगा, +1 आएगा, +2, +3, +4, +5 और +6 आएगा। तो इस तरीके से डी की वैल्यू यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर ली। अब मीन का फॉर्मूला क्या है, दैट इज द ए प्लस सिग्मा एफ इंटू डी अपॉन सिग्मा एफ इंटू आई हमारा मीन का फॉर्मूला होता है अरिथमेटिक मीन का। तो अब हमें इस प्लेस पे क्या चाहिए, f तो हमारे पास है और d हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमें f इंटू डी की रिक्वायरमेंट है। तो f इंटू डी हम लोग यहाँ पे कर देते हैं। d की वैल्यू हमारी ये रही और f की वैल्यू हमारी ये रही। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 0 हो जाएगा। उसके बाद 4 इंटू 2 करेंगे तो ये -8 हो जाएगा। 3 इंटू 3 करेंगे -9 हो जाएगा। यहाँ पे 2 इंटू 5 करेंगे -10 हो जाएगा। यहाँ पे 9 इंटू -1 करेंगे -9 हो जाएगा। फिर 0 इंटू 10 करेंगे 0 हो जाएगा। उसके बाद में 12 इंटू 1 करेंगे 12 हो जाएगा। इस तरीके से ये सारी वैल्यू हमारी यहाँ पे आ जाएंगी। तो अब हम लोग ये जो फार्मूला है उसको यूज कर लेते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे जो हमारा सिग्मा एफ है उसको कैलकुलेट करते हैं। तो इन सबको जब जोड़ देंगे तो यहाँ पे ये 54 हो जाएगा, जो कि है सिग्मा एफ। और हमने यहाँ पे एफ इंटू डी कैलकुलेट कर लिया। अब हमें यहाँ पे अगर जो हमारा सिग्मा एफ इंटू डी है वो कैलकुलेट करना है तो इन सबको हम लोग सिंपली जोड़ देंगे। तो इन सबको जब हम लोग जोड़ेंगे तो हमारी कुछ वैल्यू माइनस में है वो यहाँ पे जो है घट जाएंगी, और जो प्लस की वैल्यू है इन दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे तो जो आएगा हमारा सिग्मा एफ डी वो 13 होगा। अब इसको मैंने पहले से कैलकुलेट कर रखा है, आप चाहें तो इसको वीडियो को पॉज करके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो सिग्मा एफ है उसकी भी वैल्यू आ गई और सिग्मा एफ डी की वैल्यू भी आ गई। अब हम लोग इसको इस फार्मूले में प्लेस कर देते हैं। तो हमने जो अज्यूम मीन माना था वो कितना था, यहाँ पे 70 था। उसके बाद में जो हमारा है यहाँ पे सिग्मा एफ इंटू डी वो कितना आया, 13 आया। तो ये हो गया 13 अपॉन जो हमारा सिग्मा एफ है वो कितना आया, 54। तो ये 54 हो गया इंटू आई। आई मतलब क्लास इंटरवल। इन जो है इन सब वैल्यूज के बीच में कितना अंतर है वो इसका क्लास इंटरवल कहलाता है। तो अब हम लोग इस फार्मूले को यहाँ पे यूज करते हैं। तो यहाँ पे 13 इंटू 5 कितना हो जाएगा,
65 हो जाएगा। तो अब क्या हो गया, ये 70 प्लस 65 अपॉन 54 हो गया। अब अगर हम लोग 65 अपॉन 54 को कैलकुलेट करेंगे तो ये 1.2 आएगा। तो 70 प्लस 1.2 कितना हो जाएगा, 71.2 हमारा इस डाटा का मीन आ गया। तो मीन तो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमें जो अगली वैल्यू चाहिए अपने कैलकुलेशन को करने के लिए वो है जो स्टैंडर्ड डिविएशन या जो सिग्मा की वैल्यू है वो हमें चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग वेरिएंस जो कि सिग्मा स्क्वायर होता है उसको कैलकुलेट करते हैं। तो इसका हमारा फॉर्मूला क्या है, दैट इज द सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन जो सिग्मा एफ का होल स्क्वायर जो है ब्रैकेट क्लोज इनटू आई की पावर 2। तो इन सब के बारे में हम लोग इसके पहले के वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो पहले के वीडियोस अगर आप देखेंगे तो आपको ये सब फार्मूले हम लोग वहाँ पे बात कर चुके हैं। तो इसमें हमारे पास जो सिग्मा एफ डी है वो भी हमने कैलकुलेट कर लिया है, जो हमारा सिग्मा एफ है वो भी हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है। केवल हमें यहाँ पे सिग्मा एफ डी स्क्वायर को फिर से कैलकुलेट करना है। तो आइए एक टेबल में जो टेबल है उसमें एक कॉलम और इंक्रीज कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डी स्क्वायर को कैलकुलेट करेंगे। तो डी हमारा ये है, तो जो -5 है उसका स्क्वायर जब हम लोग करेंगे तो ये 25 हो जाएगा। और उसके बाद में जो फ्रीक्वेंसी है जो कि 0 है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। उसके बाद में ये अब हमारा यहाँ पे क्या है, जो अगली वैल्यू 4 है जो डी है उसकी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर, या जो -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 दूना 32 हो जाएगा। इस तरीके से 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और जो उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे आ गई हैं। अब इसको हम लोग आपस में ऐड कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, सिग्मा एफ डी स्क्वायर कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये क्या हो गया 219 हो जाएगा। इन सबको जब ऐड करेंगे तो ये 219 आएगा। तो अब हमारे पास ये तीनों वैल्यू अवेलेबल है। तो इस फॉर्मूले को यूज करके अब हम लोग यहाँ पे जो वेरिएंस है उसको पहले कैलकुलेट करेंगे और फिर उसका रूट निकाल करके स्टैंडर्ड डिविएशन को कैलकुलेट कर लेंगे। तो आइए अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो जो हमारा सिग्मा एफ डी स्क्वायर है वो कितना आया था 219 आया था, अपॉन जो सिग्मा एफ है वो 54 है, माइनस जो हमारा सिग्मा एफ डी था वो कितना था 13 आया था, अपॉन जो है 54 का होल स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर हो गया। अब अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू लगभग 99.95 आएगी, या अप्रॉक्सीमेटली ये 100 के इक्वल होगी, जो कि वेरिएंस है जो कि सिग्मा स्क्वायर है। अब अगर हमें सिंपली स्टैंडर्ड डिवीजन या जो सिग्मा है उसको कैलकुलेट करना है तो फिर हम लोग जो स्क्वायर है वो इस साइड आएगा तो अंडर रूट में आ जाएगा, और 100 का अंडर रूट कितना होता है 10 होता है। तो इस तरीके से हमारा जो यहाँ पे जो सिग्मा की वैल्यू है वो हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली। तो अब हमारे पास मीन भी है और उसके साथ साथ में जो हमारा यहाँ पे सिग्मा है वो भी है। तो अब हम लोग जो हमारा जो इस प्लेस पे जेड की वैल्यू है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जो हमारा जेड है वो क्या है, एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। तो एक्स की वैल्यू ये है जो कि हमारी ये जो है वो एक्स की वैल्यू है। तो एक्स यहाँ पे इस प्लेस पे कितना है 45, माइनस जो हमारा म्यू है वो कितना हम लोगों ने कैलकुलेट किया 71.2, ये है हमारा 71.2, और जो हमारा यहाँ पे है जो कि है सिग्मा वो कितना है 10 है। तो इसको जब हम लोग इसमें प्लेस करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, जो कि जेड की वैल्यू है -2.62 आएगी। आप चाहें तो इसको जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। लाइए एक बार मैं आपको कैलकुलेट करके जो है दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि आखिर सर ये वैल्यू किस तरीके से आई। तो आइए अगर हम लोग इसको देखें तो इस पे जो x की वैल्यू है वो हमारी कितनी है, x की वैल्यू यहाँ पे हमारी 45 है। तो ये क्या हो गया हमारा 45 हो गया। उसके बाद में जो है माइनस म्यू, ये कितना था 71.2 हम लोगों ने कैलकुलेट किया, ये हमारा 71.2 हो गया। अब इसको 10 से डिवाइड कर देना है, क्योंकि जो हमारा सिग्मा की वैल्यू आई वो कितनी थी 10 थी। तो ये कितना आ गया -2.62, जो कि मैंने यहाँ पे प्लेस किया है। इसी तरीके से ये सब वैल्यूज़ हमारी कैलकुलेट हो जाएंगी, आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो थोड़ा सा जो यहाँ पे फ़ोन रखने के कारण थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ, कोई दिक्कत नहीं। अब
आप लोगों को शायद ठीक दिख रहा होगा। अब हम लोगों ने z की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। अब हमें इस z की वैल्यू को यूज करके जो fx की वैल्यू है उसको निकालना है। तो जो सबसे पहली हमारी z की वैल्यू आई थी वो कितनी थी, -2.62। तो ये जो हमारा है जो z की वैल्यू है उससे जब हम लोग जो fz की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए एक हम लोग ग्राफ को यूज करते हैं। एग्जाम में आपको या तो ये ग्राफ दिया जाएगा नहीं तो वैल्यूज दी जाएंगी, तो इसको यूज करके हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। तो हमारी यहाँ पे वैल्यू क्या है 2.6। तो हम लोग 2.6 पे जाते हैं तो यहाँ पे 1.2 1.4 ये इस साइड 1.6 तक ही है। यहाँ पे देखें तो ये हमारा यहाँ पे जो है 2.6 है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया 2.6, लेकिन जो पॉइंट है उसके बाद एक और वैल्यू है वो क्या है 2 है। तो अब हम लोग यहाँ पे जो ग्राफ है उसमें ये इसको मैं यहाँ पे थोड़ा इस तरीके से रखता हूँ। तो 2.6 तो यहाँ पे आ गया, पॉइंट जो 2 उसके बाद वाला 2 है वो यहाँ पे आएगा। तो ये हमारी इसकी वैल्यू क्या हो गई 0.0129 हो गई, जिसको हमने एज इट इज यहाँ पे लिख दिया है 0.0129। अब आइए हम लोग जो अगली वैल्यू है उसको देख लेते हैं। अगली वैल्यू हमारी क्या है 2.12। तो अब हम लोग यहाँ पे जो 2.1 ये हमारा हो गया और 2.12 है तो फिर 2 पे आ जाते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे 0.0422 है। तो यहाँ पे हम लोगों ने 0.0422 लिख दिया। उसके बाद में 1.62 है। तो अगेन हम लोग यहाँ पे आते हैं, लास्ट जो वैल्यू है वो हमारी क्या है 1.6 है और हमें क्या कैलकुलेट करना है 1.62 हमें चाहिए। तो जो 1.6 यहाँ पे हो गया और ये जो है 0 है, ये 1 है और ये 2 है। तो ये कितना हो जाएगा 0.1074 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया 0.1074 हो गया। इस तरीके से हम लोग ये सारी वैल्यू इस टेबल को यूज करके राइट डाउन कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने ये जो सारी वैल्यूज़ हैं उनको राइट डाउन कर लिया। थोड़ा सा जो है ये जो मेथड है वो डिफ़िकल्ट है, लेकिन अगर आप इसको अच्छे से समझ जाएंगे तो बहुत आसान तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद में जो हमको यहाँ पे लास्ट स्टेप में क्या करना होता है कि जो एफ जेड की वैल्यू आई है उसको हम लोग एन इंटू एच अपॉन सिग्मा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एन इंटू एच अपॉन सिग्मा को की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। एन क्या है, एन होता है सिग्मा, एफ को हम लोग एन बोलते हैं, एन इज इक्वल टू सिग्मा एफ। और यहाँ पे जो हम लोगों ने इसके पहले कैलकुलेट किया था जो कि था हमारा वो सिग्मा एफ, वो कितना था, ये है 54 है। तो यहाँ पे जो एन की वैल्यू है वो 54 हो जाएगी। एच क्या है, जो हमारा क्लास इंटरवल है उसकी हाइट है या इंटरवल। तो हर एक क्लास इंटरवल का जो भी हमारा इसके बीच का गैप है वो कितना है 5-5 का गैप है। तो यहाँ पे ये 5 हो जाएगा अपॉन जो है सिग्मा जो कि हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, जो कि यहाँ पे कितना आया था 10 आया था। तो यहाँ पे ये जो है 10 हो जाएगा। तो इस तरीके से 54 इंटू 5 अपॉन 10, तो ये क्या हो जाएगा 270 अपॉन 10, जो कि 27 यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें ये जो वैल्यूज आई हैं उसको 27 से मल्टीप्लाई कर करके यहाँ पे राइट डाउन करना है। और ये हमारा जो थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ पे कहलाएगा, जिसको हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना था। तो इस तरीके से हम इसको बहुत आसान तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। बस हमें जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट है, एक्टिविटीज़ हैं, वो हमें क्या करनी है वो हमें थोड़ा सा याद रहे। तो आई थिंक सो ये सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे से याद रहेंगी। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है लेकिन हम लोग इसको आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद में जो दूसरा मेथड है जो कि काफ़ी आसान है उसको देख लेते हैं, क्योंकि जो आसान मेथड है उसको मैंने पहले डिस्कस नहीं किया, क्योंकि जो आसान चीज़ है उसको आप देख लेते हैं और जो टफ है उसको आप अवॉइड करते हैं। तो इसीलिए आसान को लास्ट में लिया गया है। तो जो दूसरा मेथड है वो क्या है, मेथड ऑफ एरिया फॉर फिटिंग ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे हम लोग ग्राफ के एरिया को यूज करके जो हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसको कैलकुलेट करेंगे। तो अगर हम लोग इसको देखें तो ये क्या है, इसमें कुछ चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। वो क्या है, द टोटल एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व इज़ 1। तो हमारा जो ओवरऑल एरिया है, जैसा कि पहले भी हम लोगों ने ग्राफ में बात किया, उसका जो ओवरऑल एरिया है वो वहाँ पे
1 होता है और ये बेसिकली हमारी जो टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज है उसको रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद में जो हमारा अगला है वो क्या है, द मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। जो भी हमारा वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है उसका जो सेंटर है वहाँ पे हमारा मीन जो है लोकेटेड होता है। तो ये जो हमारा ग्राफ है इसका एरिया कितना है, 1 है, और इसका जो मीन है म्यू है वो हमारे सेंटर में देखने को मिलता है, बीच में देखने को मिलता है। और ये बेसिकली हमारा जो नॉर्मल कर्व है उसको 2 इक्वल पार्ट में सिंपली यहाँ पे डिवाइड करता है। तो ये कुछ पॉइंट अच्छे से याद आप लोग रखिएगा। अब आइए हम लोग न्यूमेरिकल पे आते हैं और उसको सॉल्व करते हैं और इसको बहुत आसान तरीके से समझ लेते हैं। तो ये जो हमारा मेथड है इसका जो हमारा न्यूमेरिकल है वो क्या है, इन ए सैंपल ऑफ 1000 स्टूडेंट द मीन ऑफ स्कोर ऑफ सर्टेन टेस्ट इज 14 एंड स्टैंडर्ड डिविएशन इज 2.5। जो अज्यूम द डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉर्मल, फाइंड। हमें 3 चीजें यहाँ पे पता करनी है, 3 क्वेश्चन है बेसिकली। पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी स्टूडेंट स्कोर बिलो 12, यहाँ पे है बिटवीन 12 एंड 15। हमारे कितने बच्चे 12 से 15 के बीच में स्कोर कर रहे हैं, उसकी हमें एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना है। उसके बाद में जो दूसरा है वो क्या है, हाउ मेनी स्टूडेंट स्कोर अबव 18, 18 से ऊपर कितने बच्चे स्कोर कर रहे हैं उसको हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। और हाउ मेनी स्टूडेंट स्कोर बिलो 8 हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन को पहले एक बार अच्छे से समझ लीजिए कि 1000 स्टूडेंट का एक टेस्ट लिया गया और उनके जो टेस्ट का स्कोर आया उसका जो मीन था वो 14 था और उसका जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो 2.5 है। अब हमें यहाँ पे हम ये मानते हैं कि ये जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है अगर वो नॉर्मल है तो उस कंडीशन में हमारे वहाँ पे कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट 12 से 15 के बीच में स्कोर कर रहे हैं उसको हमें कैलकुलेट करना है। हमारे वहाँ पे कितने स्टूडेंट 18 से ऊपर स्कोर कर रहे हैं उसको कैलकुलेट करना है और उसके साथ साथ में हमें वहाँ पे 8 से कम हमारे कितने बच्चे स्कोर कर रहे हैं उसको सिंपली यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो हमें क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, हमें n की वैल्यू दी गई है जो कि 1000 है, हमें मीन दिया गया है, जो भी हमारा डाटा है उसका मीन कितना है 14 है, हमें जो म्यू है वो दिया गया है जो कि 14 है, और हमें स्टैंडर्ड जो डिविएशन है जो कि 2.5 है वो दिया गया है, जो हमारा सिग्मा है वो हमें दिया गया है। तो ये 3 वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी गई हैं। तो जो हमारा सबसे पहला है वो क्या है, हाउ मेनी स्टूडेंट स्कोर बिटवीन 12 एंड 15। हमारे कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि 12 से 15 के बीच में स्कोर कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो z की वैल्यू 12 के लिए है और 15 के लिए है उसको कैलकुलेट करेंगे। तो जो z1 है वो क्या है, ये है x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, और यहाँ पे x की वैल्यू हमारी कितनी होगी 12 है। ये जो पहली कंडीशन है उसमें क्या है 12 है, तो यहाँ पे x के प्लेस पे 12 हो जाएगा। मीन कितना दिया गया है 14 दिया गया है और स्टैंडर्ड जो डिवीजन सिग्मा है वो कितना है 2.5 दिया गया है। तो जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा -0.8। उसके बाद में जो हमारा यहाँ पे दूसरी वैल्यू है वो क्या है 15, हाइयर जो वैल्यू है वो कितनी है 15 है। तो ये क्या हो जाएगा z2 इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन जो सिग्मा है, और यहाँ पे x की वैल्यू 15 हो जाएगी। 15 माइनस मीन कितना है 14 है, स्टैंडर्ड डिविएशन 2.5 है, तो ये 15 माइनस 14 अपॉन 2.5, तो ये वैल्यू हमारी 0.4 हो जाएगी। अब अगर हम लोग इसको ग्राफ में देखें तो जो हमारा इस प्लेस पे अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर हम लोग जो z है उसको कैलकुलेट करते हैं तो मीन यहाँ पे जो है जो हमारा इस प्लेस पे म्यू होता है वो कितना होता है 0 होता है जब हम लोग जो z को कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे 0 होगा और ये एक बेल शेप का हमारा जो कर्व है वो यहाँ पे है, इस साइड की वैल्यू माइनस होगी, इस साइड की वैल्यू प्लस होगी। तो जो हमारी फर्स्ट वैल्यू आई है वो कितनी है -0.8 आई है, तो ये क्या है -0.8 ये वाली लाइन है, और जो दूसरी वैल्यू है वो कितनी है 14 आई है जो कि प्लस में है, तो ये इसके इस साइड होगा, ये हमारा 0.4 की लाइन है। तो हमें बेसिकली इतने बीच के एरिया को कैलकुलेट करना है। अब आइए इसके बीच का एरिया हमारा
क्या होगा, द एरिया लाइज बिटवीन -0.8 टू 0.4, जो हमारा एरिया -0.8 है और 0.4 के बीच का एरिया यहाँ पे कितना होगा। तो इस प्लेस पे क्या है, द एरिया फ्रॉम 0.8 टू, जो है यहाँ पे जो 0 है, मतलब अगर हम लोग 0.8 से लेकर के 0 तक के इतने एरिया को जो है कैलकुलेट करें, प्लस एरिया फ्रॉम 0 टू 0.4, और अगर हम लोग यहाँ पे 0 से 0.4 के बीच के इतने एरिया को अगर कैलकुलेट करें और इन दोनों को जोड़ दें, तो वो हमारा इसका ओवरऑल एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। तो आइए अब हम लोग इसके एरिया को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए एक हम लोग और ग्राफ को यूज करते हैं, जो कि हमारा ग्राफ कहलाता है एरिया अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्मल जो कर्व फ्रॉम 0 टू Z। और इस कर्व, इस टेबल को यूज करके हम लोग वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो हमारा 0 से -0.8 के बीच की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे ये क्या है, 0.8, प्लस माइनस के लिए वैल्यू हमारी यहाँ पे सेम रहती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा कितना है, 0.2881 है। तो यहाँ पे जो हमारी ये वैल्यू हो गई वो कितना है, 0.2881 हो गया। ये एरिया कितने, ये 0.2881 हमारा इतने का एरिया है। उसके बाद में अब हमारा जो अगला एरिया है वो क्या है, 0 से 0.4 का। तो 0 से जो हमारा 0.4 का एरिया है वो कितना है, 0.1554। तो ये हमारा क्या हो गया, 0.1554। ये एरिया हमारा 0.1554 का एरिया है। इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ देंगे, इसको जोड़ दिया और इसको हमने इसको ऐड कर दिया, तो वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 0.4435 हमारी इसकी जो है वैल्यू आ गई। अब हमें जो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल टू, जो n की वैल्यू है वो कितनी है, 1000 स्टूडेंट का हमने टेस्ट लिया था, तो 1000 इंटू जो यहाँ पे इसका हमारा एरिया आया है 0.4435, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या आएगा, ये आएगा हमारा 443.5, या अप्रॉक्सीमेटली इसको हम लोग 400 जो है इसको हम लोग कह सकते हैं 444 यहाँ पे। और ये हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो कि 12 से 15 के बीच के स्कोर को वहाँ पे अचीव कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो पहला क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लिया। जो दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया गया है वो क्या है, हाउ मेनी स्टूडेंट स्कोर अबव 18, हमारे कितने स्टूडेंट हैं जो कि 18 से ऊपर स्कोर कर रहे हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं, 18 से ज़्यादा नंबर यहाँ पे पा रहे हैं। तो अब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी दी गई है, 18 दी गई है। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। तो यहाँ पे x कितना है, 18 है, जो हमारा इस डाटा का म्यू है वो कितना है, 14 है, और जो सिग्मा है वो है 2.5। तो अब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, 18 में से गया 14, 4 बचा, 4/2.5, ये हमारा 1.6 आ जाएगा। तो ये हमारा कितना हो गया, 1.6 है वो हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ क्या ध्यान रखनी है, यहाँ पे अबव 18, तो यहाँ पे क्या है, अबव 18 है, मतलब कि जो हमारा ये पॉइंट आएगा 1.6, उसके आगे के बारे में हमें बात करना है। तो आइए अब हम लोग अगर यहाँ पे देखें, तो इस प्लेस पे अब ग्राफ को हम लोग यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं। तो ग्राफ हमारा क्या है, ये अगेन एक हमारा बेल शेप का ग्राफ है। यहाँ पे जो जेड की वैल्यू है, जब ये हमारा वो जेड की वैल्यू है, और जब जेड की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो जो हमारा मीन है वो 0 होता है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 0। और हमने सॉल्व कितना किया था, हमने जो सॉल्व किया था वहाँ पे 1.6 आया था, तो 1.6 प्लस में है, तो ये फिर इस साइड आएगा, तो इस साइड आएगा, तो ये लाइन हमारी 1.6 की है। तो इसके ऊपर जो भी हमारा जो एबव 18 है, मतलब कि हमें इसके आगे का ओवरऑल एरिया को कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी हमारी ये टेबल है वो तो बेसिकली जो है यहाँ पे 0 से 1.6 की जो वैल्यू है वो केवल देने में सक्षम होती है। अगर हमें इस प्लेस पे अगर हमें यहाँ पे चाहिए 1.6 चाहिए, तब तो हम लोग जो 0 से 1.6 चाहिए, तब तो हम लोग यहाँ पे ये हो गया 0.4452 हमारी
ये वैल्यू हो गई। तो अब हमें इसके आगे की वैल्यू चाहिए। तो अगर हमने इसके पहले भी कहा कि एक साइड का जो ओवरऑल एरिया होता है वो कितना होता है, 0.5 होता है। यहाँ पे इसका जो टोटल एरिया है वो 0.5 है। तो अगर इस टोटल एरिया में से इतने एरिया को माइनस कर दें तो ये हमारा आगे के एरिया की वैल्यू आ जाएगी। तो आइए अब अगर हम लोग देखें तो क्या है, द एरिया राइट टू 1.6, हमारा जो 1.6 है उसके राइट साइड जो उसके दाहिने हाथ पे जो एरिया है वो किसके इक्वल होगा, तो ये किसके इक्वल होगा, एरिया जो है वो राइट साइड ऑफ 0 टू इनफाइनाइट। तो यहाँ पे जो 0 से इनफाइनाइट तक का जो हमारा टोटल एरिया है उसमें से अगर हम लोग 0 से 1.6 के बीच के एरिया को अगर माइनस कर देते हैं तो हमारा यहाँ पे जो 1.6 के आगे के एरिया, राइट साइड के एरिया को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारा जो 0 से इनफाइनाइट तक का राइट साइड का एरिया है वो कितना है, 0.5 है। और यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जो हमारा 0 से 1.6 है उसके बीच का एरिया कितना है, ये हमारा यहाँ पे है 0.4452। तो इसमें हम लोग 0.4452 को माइनस कर देंगे तो हमारी क्या वैल्यू आएगी, हमारी वैल्यू आ जाएगी 0.0548, जो कि हमारे इसका एरिया यहाँ पे ओवरऑल एरिया होगा। और ये 18 से जो है 18 से ज़्यादा स्कोर करने वाले स्टूडेंट का यहाँ पे एरिया है। तो अब आइए हम लोग द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर इसमें कैलकुलेट करें तो अगेन जो टोटल स्टूडेंट है वो 1000 है, उसमें से इस एरिया को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.548 को। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 54.8, या ये अप्रॉक्सीमेटली 55 के इक्वल होगा। तो ये हमारे यहाँ पे स्टूडेंट हैं जो कि 18 से ज़्यादा स्कोर कर रहे हैं। उसके बाद में जो तीसरा क्वेश्चन है वो क्या है, हाउ मेनी स्टूडेंट स्कोर बिलो 8, 8 से कम स्कोर करने वाले हमारे जो स्टूडेंट हैं उनकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या है। तो अब हम लोग जो यहाँ पे x की जो x है वो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो हम लोग z को कैलकुलेट करते हैं, z इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। तो x यहाँ पे कितना है, 8 है, 8 माइनस जो म्यू है वो मीन है, ये -14 हो जाएगा। और जो हमारा सिग्मा है वो स्टैंडर्ड डिविएशन है 2.5 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, -6 अपॉन 2.5 इज इक्वल टू -2.4 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये माइनस है तो अब हम लोग इसको जब ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो माइनस के साइड में इसको प्लेस करेंगे। तो ये यहाँ पे ये वैल्यू हमारी 0 है और जो ये लाइन है ये बेसिकली हमारी -2.4 की लाइन है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, द हाउ मेनी स्टूडेंट स्कोर बिलो 8, 8 से कम कितने स्कोर कर रहे हैं, मतलब कि हमें इस एरिया को यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो अगेन अगर हम लोग जो टेबल है उसमें जाएंगे तो हम जो हमारा 0 से -2.4 के एरिया को तो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम लोग इसको तो टेबल से निकाल लेंगे और ओवरऑल एरिया हमारा कितना है, 0.5 है। तो 0.5 में से अगर इतने एरिया को माइनस कर दिया जाए तो ये एरिया हमारा कितना है वो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस प्लेस पे क्या है, ये क्या है, एरिया लेफ्ट टू -2.4, जो हमारा यहाँ पे -2.4 है उसके लेफ्ट साइड हमारा जो एरिया है वो किसके इक्वल होगा, वो होगा एरिया ऑफ लेफ्ट साइड 0 टू इनफाइनाइट, यहाँ पे 0 टू माइनस इनफाइनाइट। तो ये हमारा 0 है, इस साइड हमारा क्या होगा, माइनस जो है इनफाइनाइट होगा। इसके बीच का जो हमारा जो ओवरऑल एरिया है उसमें से अगर हम लोग जो हमारा यहाँ पे है एरिया बिटवीन द 0 टू -2.4, उसको अगर इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा ये एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। तो आइए अब इसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये तो 0.5 हो जाएगा माइनस, अब यहाँ पे हम लोग जो है 2.4 की वैल्यू को कैलकुलेट देख लेते हैं। तो ये हमारा 2.4 है और इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0.4918। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0.4918 हो जाएगा। और इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, ये वैल्यू हमारी 0.0082 आ जाएगी।
अब इसको हम लोग अगर रिक्वायर्ड स्टूडेंट के नंबर को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे टोटल कितने बच्चों ने टेस्ट दिया, 1000 बच्चों ने, और उसमें से इतने एरिया को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1000 इंटू 0.0082, तो ये हमारी वैल्यू 8.2 आ जाएगी। मतलब हमारे 8 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 8 से कम स्कोर किया हुआ है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान देने की बात है यहाँ पे। अगर आप अच्छे से ध्यान देते हैं तो आप एक दो क्वेश्चन अगर और सॉल्व करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी और कॉन्सेप्ट आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आई थिंक सो जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा, इसका फार्मूला भी आपको क्लियर हो गया होगा, न्यूमेरिकल्स भी आपको समझ में आ गए होंगे। अगर अभी भी कहीं कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस टॉपिक का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे ऐप को भी इंस्टॉल करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।